हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज। लास्ट वीडियो में आपको मैंने प्लेन मिरर्स के कुछ कंसेप्ट बताए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे डेविएशन से रिलेटेड। आज वाले लेक्चर में भी हम कुछ प्लेन मिरर के कंसेप्ट करेंगे और कुछ अच्छे कंसेप्ट को अभी आपके सामने रखेंगे। तो मैं यही चाहूँगा बच्चों कि लेक्चर को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 50 डिग्री। तो जब ये लेक्चर मैं शूट करूँ तब तक 3 बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर चुके हैं, वैभवी, अभिजीत और शुभम। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, इसी तरह से देखते रहो लेक्चर्स को आप। अब आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, डेट इज़ अबाउट मिरर रोटेशन एंड फील्ड व्यूज़। और आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि क्या क्या करने वाला है हम, राइट। तो अब ये एक बिल्कुल आम जिंदगी है कि भाई प्लेन मिरर होगा, एक लाइट आएगी, इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट भी होगी, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस सिचुएशन को हम ऐसे समझते हैं बच्चों कि मान लो इस मिरर को, ये मान लो ये M1 मिरर है, या मैं बोल दूं कि ये MI है, इनिशियल पोजीशन ऑफ मिरर। मैं क्या करता हूं, मैं इसको रोटेट कर देता हूं, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं बाय सम थीटा एंगल। और रोटेशन कैसी है मेरी, ये भी देख लो जरा। मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। सो लेट अस टेक कि भाई हमने कुछ ऐसा कर दिया यहाँ पर, राइट। मैंने इसको रोटेशन दे दी कुछ ऐसे थीटा एंगल की, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं M फाइनल, यानी कि M2। क्लियर। तो मिरर के रोटेट करने से मुझे ये बताना है बच्चों कि डेविएशन में कितना चेंज आएगा, राइट। या ये भी आ सकता है प्रूव दैट कि डेविएशन ऑन डेविएटिंग द मिरर इज ऑलवेज ट्वाइस द एंगल ऑफ दिस डेविएटिंग एंगल ऑफ मिरर। मतलब जो आपको नेट डेविएशन रे में देखने को मिलेगा वो इसका डबल देखने को मिलेगा। अगर आप 30 डिग्री से डेविएट करोगे, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डेविएशन कितनी आएगी बच्चों, 60 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वर्बली अगर आपको याद रख सको तो रख लो, अदरवाइज मैं प्रूफ भी करा देता हूँ, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़ प्रूफ करानी है इस पर। अब देखो, मिरर को जब आपने डेविएट किया होगा, इंसिडेंट रे तो वहीं की वहीं है। अब क्या नॉर्मल शिफ्ट हो गया होगा कुछ, देखो अगर थीटा आपने एंगल डेविएट कर दिया तो जो नॉर्मल होगा, देखो इस ब्लू वाले सरफेस का थोड़ा सा नॉर्मल शिफ्ट हो गया। तो नॉर्मल को मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, लो, राइट। दिस इज माई शिफ्टेड नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल इनिशियल, राइट। या N1, इसको नाम देता हूँ मैं N2। अच्छा, तो अब देखो दोनों नॉर्मल की जो बीच का एंगल होगा, क्या वो भी थीटा होगा। थीटा से मिरर शिफ्ट हुआ तो थीटा से नॉर्मल शिफ्ट कर दिया मैंने, क्लियर। उसके बाद ये थी मेरी रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट हो गई, यानी कि, राइट। तो रिफ्लेक्टेड रे में भी हम एक शिफ्टिंग दिखा देते हैं यहाँ से कि मान लो ये मेरी रे भी क्या, जो रिफ्लेक्टेड थी वो भी शिफ्ट हो गई। इसको मैं नाम दे देता हूँ C या R2, और इनिशियल रे को नाम देता हूँ R1। क्लियर। तो ये कहानी। अब एंगल्स को देखते हैं कि क्या क्या एंगल्स कहाँ का बनने वाले हैं। सबसे पहले देखो, इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं एंगल को थीटा एंगल से रोटेट कर दूंगा तो जो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि वो एंगल A, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ B, एंगल AB जो N2 होगा नए नॉर्मल के साथ, देखो फाई ये रहा और थीटा ये रहा, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो नया एंगल होगा क्या होगा, थीटा प्लस फाई। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट विल बी थीटा प्लस फाई। क्लियर है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, फाई, लेकिन अब नए नॉर्मल के साथ कितना है, थीटा प्लस फाई, राइट। इतनी बात समझ आई बच्चों सबको, गुड। अब मुझे देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये डेविएशन निकालना है कि ये डेविएशन कितना आया, ये डेल्टा निकालना है बेसिकली। तो डेल्टा देखो कैसे निकल सकता है। इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट दिस एंगल DBC, ये DBC एंगल हुआ ना, ये वाला एंगल DBC, मुझे एंगल DBC निकालना है। तो देखो ये क्या हो सकता है, क्या मैं लिख दूँ इस फिगर को, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या ये एंगल ABC, यानी कि ये और ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल ABC, अगर इस पूरे एंगल ABC में से मैं एंगल ABD को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि इस एंगल को, इस पूरे में से इस एंगल को, आई होप कि ये आप देख पा रहे हो। देखो ये वाला एंगल है ABD जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये पूरा एंगल जो है ये क्या है, ABC। तो ABC में से अगर ABD को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या मुझे डेल्टा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, राइट। तो अब एंगल ABC देखिए कितना बड़ा है। देखो एंगल ABC में क्या क्या आ गया, एंगल ABC अगर मैं काउंट करने लगूँ तो देखो ABC के अंदर यहां से लेकर यहां तक का एंगल फाई प्लस थीटा आ गया,
अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल, देखो मैं आपके लिए और सिंप्लीफाई करता हूं इसको। ये देखो ए बी सी जो है, ये ए बी सी, देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है, 5 प्लस थीटा। तो मैं लिख रहा हूं 5 प्लस थीटा, क्लियर है। और इसके बाद इस नए नॉर्मल और ये जो सी लाइन है, ये देखो ये बी सी लाइन है जो, ये क्या नई रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके बीच का एंगल भी तो यही होना चाहिए ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि भाई मिरर को रोटेट कर रहा है, सरफेस तो वही है। तो यानी कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है यहां तक, देखो ए बी एन टू प्लस एन टू बी सी, क्या होगा एंगल ऑफ नया रिफ्लेक्शन। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, +5 प्लस थीटा। तो इससे पूरा ए बी सी एंगल कंक्लूड हो गया, कितना है टोटल 2 5 प्लस थीटा, राइट। माइनस एंगल ए बी डी। अब ए बी डी एंगल देखिए जरा क्या है, ए बी डी एंगल ए बी डी कितना बन रहा है, देखो ये हो रहा है 5 प्लस 5। ए बी डी देखो ना, ये पुराने वाला रिफ्लेक्शन है, 5 प्लस 5 पुराना एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस पुराना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो माइनस कर दो क्या, 2 5। जब आप इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चों, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखो 2 5 प्लस 2 थीटा माइनस 2 5। तो यानी कि जो डेविएटिंग एंगल मिला आपको वो कितना मिला, 2 थीटा। ये मैंने इस बात को प्रूव कर दिया। हालांकि मैं आपको बता भी सकता था कि भाई हाँ यार ये एंगल, अगर देखो कहानी कैसे बदलेगी, कहानी ऐसे बदलेगी। अगर मैं बोल दूं कि भाई मिरर है, मिरर पर ये लो, ये इंसिडेंट रे आई ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया भाई, इस एंगल, इस मतलब इस मिरर को यहाँ पर 40 डिग्री का रोटेशन दे दिया ऐसे। अब जो मेरे एंगल का रोटेशन है, मिरर के एंगल का रोटेशन, उसी एंगल से क्या जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी शिफ्ट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। और कितना डेविएशन आएगा यहाँ पर, 80 डिग्री। देखते ही बता दिया मैंने यहाँ पर, राइट। आपको कोई लंबे लंबे कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखो, अगर ये थीटा तो ये हमेशा 2 थीटा होगा, और सेंस ऑफ रोटेशन भी क्या होगी, सेम होगी। तो बच्चों इसको जल्दी से छाप लो, इसको नोट डाउन कर लो अगर आपने करना है, ये प्रूफ है। हाँ, अगर आप बाय डिफॉल्ट याद करना चाहो तो इसको लिख लो, ठीक है। तो इसको आप मैं वैसे तो इसको आपको ना लिख कर दे दूंगा नोट्स, जैसे मैंने पिछली बार भेजे थे, तो नोट्स इसके भेज दूंगा। इससे आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं अब जल्दी से। तो बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाऊंगा यहाँ पर। हाँ, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन आपको पता ही है। देखो ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ये मेरा ऑब्जर्वेबल एरिया है, या मैंने बोल दिया मेरी आंख है, और ये बहुत टाइनी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या एक प्लेन मिरर पड़ा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, और जो ये वाला सरफेस है ये रफ है, इधर वाला सरफेस क्या शाइनी सरफेस है। तो देखो मैं 3 अलग अलग एंगल से लाइट को गिराता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे को फोल्ड कराया। इसको मैं बोल दूं नॉर्मली फोल्ड कराया, या मैं बोल दूं 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फोल्ड कराया, बात एक ही है। तो ये बाउंस बैक होगी इस तरह से, राइट, और बाउंस बैक होकर ह्यूमन आई में जाएगी, और मेरे रेटिना पर जाती है, एक्टिवेट कर देगी मेरे ऑप्टिक नर्व को, और मैं देख पाऊंगा कि भाई हाँ मैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद हमने क्या कहानी करी, यहाँ पर यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल लिया, ये वाला, इस तरह से हमने एक θ1 एंगल पर लाइट को फोल्ड करा दिया इसके ऊपर। अब थिंक अबाउट इट कि देखो ये जो है यहाँ पर, इसको मैं बैक एक्सटेंड कर दूं, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा, लेकिन इसकी इमेज देखो, अगर ये डिस्टेंस d है तो इसकी इमेज एग्जैक्ट यहाँ पर d डिस्टेंस दूर बनेगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है ना, ये तो ऑब्जर्व किया भी हुआ है हमने। अब देखो, अब ये d पॉइंट जहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, अब डेफिनेट सी बात है कि जो आप रे बनाओगे रिफ्लेक्टेड रे, वो कहीं ना कहीं इस तरह से जानी चाहिए, ताकि जब वो बैक एक्सटेंड हो तो यहाँ पर इमेज बनाए, है ना, बैक एक्सटेंड होकर, ताकि आपकी आई को लगे कि ऑब्जेक्ट यहीं पर पड़ा है। तभी एंगल जो चूज करोगे, जब भी इमेज फॉर्मेशन में वही चूज करोगे। देखो सबसे पहले एक सीधी लाइन, यानी कि 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको पीछे तक एक्सटेंड कर दो। अब आपको पता लग गया कि इसी लाइन पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। पॉइंट मार्क कर लिया। अब दूसरी रेस जो भी होगी, जैसी भी होगी, आपको पता है कि भाई उसने यहीं से गुजरना है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा रेज मिलकर ही इमेज बनाएगी। और इमेज की कंफर्मेशन मुझे पहले से ही है, क्योंकि इमेज ने यहीं पर बनना है, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ से जब लाइट आएगी ऐसे, तो क्या वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी,
क्लियर है ये बात? चलो, तो रिफ्लेक्ट हो गई तो आई को अभी भी यही लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, तो ये एंगल मैंने θ1 चूज़ किया। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, नॉर्मल के लिए मैं अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ बच्चों, तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये एंगल θ1 है यहाँ पर, तो ये एंगल भी क्या होगा θ1, और ये एंगल भी क्या होगा θ1, बिकॉज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात, मान लो ये एंगल 30 डिग्री पे मैंने यहाँ पर फेंका। अब मैं यहाँ पर 30 डिग्री पर ना फेंक कर रे को फेंक रहा हूँ, सपोज ये लो, ये मेरी दूसरी एक इंसिडेंट रे है जो मैंने यहाँ से 45 डिग्री पर रिलीज कर दी, या मैं बोल दूँ θ2, एंड θ1 एंड θ2 आर नॉट इक्वल। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, एंगल चेंज करने पर भी इस रे ने यहीं पर मीट होना है। देखो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, ये एंगल 30 डिग्री पे मैंने यहाँ फेंका, राइट, यहाँ पर ये 45 डिग्री पे फेंका। अब 45 डिग्री पर फेंकने के बावजूद जो इंटरेस्टिंग बात आएगी, अब इसको ह्यूमन आई को थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं क्योंकि मेरे फील्ड ऑफ व्यू में आएगी ये, तो तब भी जो इमेज बनेगी, देखो लाइट ऐसे जाकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट ऐसे होगी कि जो इसकी बैक एक्सटेंडेड रे है वो वहीं पर बननी चाहिए जहाँ पर मेरी इमेज लोकेट हो रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी ही रहना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई ये एंगल चेंज था, ये एंगल कुछ और था, लेकिन इमेज वहीं पर बन रही है जहाँ पर बन रही थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पर्टिकुलर एंगल पर रे को निकाल रहे हो, उसने वहीं पर इमेज को बनाना है जहाँ पर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलनी चाहिए। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, डजेंट मैटर कि आप एंगल क्या चूज कर रहे हो यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि भाई ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर एक और, जब नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये एंगल क्या होगा θ2, ये एंगल भी क्या होगा θ2, राइट। अब देखो यहाँ पर ना मैं कोशिश करता हूँ कि ये भी प्रूफ कर सकूँ कि ये डी और डी आपस में हमेशा इक्वल होंगे। उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, राइट। तो बच्चों अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, सी ये नेमिंग अगर करूँ मैं, ये मान लो पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये I है। दो ट्रायंगल चूज करें, देखो ये θ1 एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल पर्टिकुलर कि ये 90 माइनस θ1 होगा। ये यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, राइट। अगर ये 90 डिग्री है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं बोलूँ ये एंगल θ1 है और ये रे ऐसे जा रही है, देखो ये रे इस तरह से हमने भेज दी और देखो ये तिरछी लाइन जो आ रही है बिल्कुल इसी पर आ रही है। अगर ये θ1 है यहाँ पर तो ये भी क्या होना चाहिए, θ1 होना चाहिए, राइट। अब देखो इन दो ट्रायंगल्स में दोनों 90 डिग्री प्रूफ, राइट। ये भी क्या होगा 90 माइनस, तीनों एंगल इक्वल है यार, ये साइड भी कॉमन है, तो यानी कि इनकी साइड हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। यानी कि हमेशा जो ये वाला जो डी है ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस पर ही बनेगी। देखो ना ये दोनों ट्रायंगल क्या बन रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहे हैं ना। ये θ1 है तो ये भी θ1 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 माइनस θ1 है तो ये भी 90 माइनस θ1 है, ये साइड कॉमन है। तो इससे बाय डिफॉल्ट मैं बोल सकता हूँ दिस इज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि ये डी है तो ये भी डी होगा। तो ये प्रूफ था एक्चुअल में, ये कंसेप्ट था। आपको इस बात का मतलब सीखने वाली बात ये थी कि एंगल जो मर्जी हो इमेज ने वहीं पर बनना है, और हमेशा जो ह्यूमन आई है उसको इमेज वहीं पर से बनती हुई नजर आएगी, वहीं से रेज आती हुई नजर आएगी जहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। क्लियर है? तो इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा बेटा। ये तो था एक बेसिक पार्ट कि भी हाँ आपको पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन क्या है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के इक्वल क्यों होता है। रे डायग्राम फॉर्मेशन से मैंने आपको बताया। बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। देखो प्रैक्टिकल बात बोलूँ तो एक ऑब्जेक्ट है, उससे तो चारों डायरेक्शन में हाँ इमेज की मतलब रेज निकलेगी। एक ऑब्जेक्ट से चारों डायरेक्शन में रेज निकलेगी, है ना। बट आप चारों डायरेक्शन से उस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं देख सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक प्लेन मिरर के सामने है इस वक्त। अगर मैं बोलूँ कि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या है, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ इस जगह पर बिल्कुल नीचे, राइट, तो क्या आपको ये इमेज देख पाओगे, इसकी नहीं देख पाओगे। हाँ अगर आप शायद यहाँ पर खड़े हो तो शायद इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाओ, शायद यहाँ पर हो तो ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाओ, शायद यहाँ पर हो तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाओ, यहाँ पर होंगे तो शायद नहीं देख पाओगे, यहाँ पर होंगे तो शायद नहीं देख पाओगे। तो अपने को फील्ड ऑफ व्यू निकालना कैसे, देखो पहला तरीका, इतना तो मुझे पता है कि अगर ये डी डिस्टेंस दूर है तो डी डिस्टेंस पीछे ही इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2,
इस ऑब्जेक्ट से आप हमेशा क्या करो, मिरर के एक्सट्रीम एंड पर रेस गिराओ। जैसे कि मान लो ये एक्सट्रीम एंड्स पर मैंने क्या रे फॉल कराई, इंसिडेंट रे, राइट। तो एक्सट्रीम एंड पर फॉल कराऊंगा तो ये ऐसे जाएगी इस तरह से इमेज में से पास होते हुए, राइट, ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, मतलब ये वाला रीजन, यहां तक अगर ऑब्जर्वर कहीं मर्जी होगा इस पर्टिकुलर रीजन में तो उसको हमेशा इमेज दिखाई देगी। बट अगर वो ऑब्जर्वर यहां पर आ जाए इस जगह पर तो उसको इमेज नहीं दिखाई देगी, यहां पर होगा तो नहीं दिखाई देगी, यहां पर होगा तो भी नहीं दिखाई देगी। तो फील्ड ऑफ व्यू एक सिलेक्टेड और एक लिमिटेड पोर्शन में होता है जहां से आप एक ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियरली देख सकते हो, राइट। तो और ये भी डिपेंड करता है कि फील्ड ऑफ व्यू कितना बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है। जैसे कि हम यहाँ पर तो देखो एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू आपको मिल गया, यहाँ पर आप कहीं मर्जी चले जाओ आपको इमेज हमेशा सही नजर आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट नजर आएगी। थिंक अबाउट दिस एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो है ये मिरर है, ठीक है, सोचो इस बारे में जरा, और ये जो है ये इसका रफ सरफेस है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया इस जगह पर। तो पहला देखो इसके स्टेप्स है, सबसे पहले तो इमेज बनाओ। इमेज क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली मिरर के यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर। उसके बाद एक रे को गिराओ एक्सट्रीम एंड पर, ऐसे देखो एक्सट्रीम एंड ये था तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे बाउंस बैक, यानी कि एक तो लोकेशन यही मिल गई मुझे, और दूसरी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर, सच दैट कि ये ऐसे चली जाए, राइट। तो यानी कि इस केस में जब ये इस इमेज में से पास होगी तो मुझे फील्ड ऑफ व्यू जो मिलेगा, मतलब ये इतना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू मुझे मिल गया यहाँ पर, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ मर्जी चला जाऊँ मुझे ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा साफ नजर आएगी। यहाँ पर होऊंगा अगर मैं इस जगह पर तो मुझे इमेज नहीं नजर आएगी, यहाँ पर होऊंगा तो मुझे इमेज नहीं नजर आएगी, यहाँ पर होऊंगा तो मुझे इमेज, यहाँ पर कहीं मर्जी हूँ तो मुझे इमेज जरूर नजर आएगी, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है। देखो जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर में था तो जो फील्ड ऑफ व्यू था वो देखो थोड़ा सा वास्ट था, ऊपर भी था मिरर के और नीचे भी था। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया देखो फील्ड ऑफ व्यू कैसे टिल्ट हो गया थोड़ा सा। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूँ, अब देखो जरा। अगर यहां पर ऐसे मैंने मिरर बना दिया, राइट, ये क्या है, इसका रफ सरफेस। ऑब्जेक्ट को बेटा देखो मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली देखो मैं मिरर को एक्सटेंड कर सकता हूँ, एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी भी मैं समझाऊंगा अभी। इमेज डेफिनेटली यहाँ पर कहीं बनेगी इस जगह पर, सॉरी यहाँ पर। अगर ये डिस्टेंस d है तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा d। अब देखो बनाने का तरीका क्या, फील्ड ऑफ व्यू वही बेसिक बात पर आऊँगा। यहाँ से एक रे भेजो एक्सट्रीम एंड पर इस मिरर के, और दूसरी रे भेजो इस एक्सट्रीम एंड पर, क्लियर। देखो ऐसे, ये अगर इमेज आपकी यहाँ पर बन रही है, राइट, तो ये डॉटेड मिलाया मैंने इस तरह से, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, राइट। और इसके लिए देखो जरा, इमेज यहाँ पर है तो ये डॉटेड बनाया मैंने इस तरह से, रिफ्लेक्ट हो गई और ये इस तरह से इसको पास करेगी। तो यानी कि इसका फील्ड ऑफ व्यू घटकर सिर्फ इतना सा रह गया। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, राइट, मिरर से बहुत नीचे है, तो मैं अगर यहाँ पर होऊंगा तो ही मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाऊंगा, इवन तक कि सामने से भी नहीं देख पाऊंगा, यहाँ से भी नहीं देख पाऊंगा। तो आपको अगर फील्ड ऑफ व्यू बनाना हो तो सिंपल सा तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट से मिरर के एक्सट्रीम एंड्स पर आपने दो रेस को भेजना है और इमेज को ट्रेस करते हुए इसकी रिफ्लेक्टेड रेस बना देनी है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और फील्ड ऑफ व्यू को हल्के में मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई बच्चों? चलो, अगर हो गई है तो अपने आप बोल दो यस, मैं समझ लूँगा कि भाई हाँ आपको समझ आ गई है अपनी सुपरनेचुरल पावर से। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इससे। मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ ऑप्टिक्स, मतलब ये वो बारीक बारीक कंसेप्ट है जो आपको मतलब आने चाहिए, राइट। वीडियोस यार एक आधा लेक्चर फालतू बना लेंगे, लेकिन कंसेप्ट में जान होनी चाहिए आपके। तो बच्चों मैं आपको इसी कंसेप्ट के ऊपर ना एक प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन देता हूँ। इनफैक्ट ऐसे दो क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं एक करा देता हूँ, एक तो खुद भी आप कर लोगे। सपोज यहाँ पर एक मिरर है बच्चों जिसकी लेंथ है L, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इससे d डिस्टेंस पर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। इससे d डिस्टेंस दूर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब हुआ क्या, इससे d डिस्टेंस दूर ही यहां पर एक बहुत लंबी सड़क बनी हुई है ऐसे,
राइट, जिस पर एक पर्सन जा रहा है। अब क्वेश्चन अराइजेज, राइट, तो इस सड़क पर एक पर्सन जा रहा है। अब बात ये आती है कि कितने रीजन में इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो दिखाई देगी। तो इसके कई सारे ऑप्शंस थे, ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा हूँ आपको अभी, राइट। तो मतलब इस पर्टिकुलर, मान लो ये इन्फिनिट लेंथ है, इस इन्फिनिट लेंथ का कितना डिस्टेंस वो x होगा इन टर्म्स ऑफ दिस l, जहां पर उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। तो इसके लिए अल्टीमेटली मुझे फील्ड ऑफ व्यू निकालना पड़ेगा, है ना। देखो मैं आपको कहानी समझाता हूँ, अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ आएगी। देखो पहला काम क्या होता है, अब इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहला काम क्या है भाई, d डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट है तो d डिस्टेंस दूर ही इसकी इमेज बना दो यहाँ पर। क्लियर है। तो मुझे इतना पता लग गया कि भाई ये डिस्टेंस d है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक d, तो ये भी क्या होगा, d होगा। ऑब्जेक्ट से d डिस्टेंस दूर मिरर, दो d डिस्टेंस दूरी इमेज। अगला काम क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू निकालने का, भाई ये गई एक्सट्रीम एंड पर रे, ये गई एक्सट्रीम एंड पर रे, राइट। अब इमेज से मिलनी चाहिए तो लो भाई इमेज से मिला दो ऐसे, मतलब ये डॉटेड दिखा देना आप, राइट, ऐसे। अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी, देखो इसको ट्रेस करो, लो जी ये रिफ्लेक्ट करा दो ऐसे, ये रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये मेरी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली, ये मेरी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे है। ये तो मेरी क्या है, एक तरह से मैंने वर्चुअल रे को एक पीछे एक्सटेंड कर रखा है, राइट। अब देख कहानी क्या है, मुझे सिर्फ ये x की वैल्यू निकालनी। ये x की वैल्यू क्या होगी, जब तक वो पर्सन इस सड़क पर इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक होगा, उसको हमेशा इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी इस मिरर के अंदर। समझ पा रहे हो। ये कुछ ऐसे है बेटा, देखो कि ऑब्जेक्ट पड़ा है, मान लो ये एक बाइक खड़ी है और ये एक मिरर है और सामने एक सड़क है। तो सड़क पर ये पर्सन भाग रहा था ऐसे, और उसने देखा कि यहाँ पर एक मिरर है, मिरर में उसको बाइक दिखाई दे रही है, 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 यहाँ तक दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे B से दूर गया उसको बाइक दिखना बंद हो गई। आपको ये x निकालना है, और मैंने यहाँ पर कंसेप्ट क्या यूज़ किया, फील्ड ऑफ व्यू का। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, मे भी 3 साल पहले आया था, और ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे। देखो अब तो निकालना बहुत ईजी है। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट क्या यूज़ करना होता है, अपने सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट उठाएंगे हम। देखो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है वो भी बता देता हूँ। देखो नेमिंग कर देते हैं, ये A ये B, राइट, इसको C इसको D और इसको नाम देते हैं हम O। अब मुझे ये बताओ क्या ट्रायंगल OCD यानी कि ये वाला सिमिलर होगा ट्रायंगल OAB के, है ना। देखो ये वाला एंगल, अरे यार एंगल सारे इक्वल होंगे बाय डिफॉल्ट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, राइट। तो तीनों एंगल्स इक्वल है मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं ये कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ, देखो सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं ये बोलूँ आपको बच्चों यहाँ पर इसमें कि, राइट, तो बच्चों इसमें देखो सिमिलर ट्रायंगल ऐसे भी ढूंढ सकते थे आप। देखो अगर मैं बोलता B, इसको नाम देते हैं हम E, राइट। ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो जरा, अब BEO और DFO, यानी कि देखो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा ट्रायंगल यहाँ तक, ये भी सिमिलर है। तो करने के तरीके कई है इसको, सिमिलर ट्रायंगल से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ, ये डिस्टेंस x/2, ये नीचे वाला x/2, राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो साइड का रेशो ले रहा हूँ x/2, और इसका ये वाली जो साइड है कितनी होगी, देखो d + d + d, 3d इंटू में 3d। तो इन दोनों साइड का रेशो यानी किसका और इसका रेशो क्या इस ट्रायंगल की साइड के रेशो इसके इक्वल होगा। देखो ये वाली साइड कितनी होगी इसकी, l/2, टोटल l था ना, मैंने क्या ले लिया l/2 अपॉन में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है इसका बेस, तो ये कितना होगा बच्चों l, राइट। तो देखो ना मैंने साइड का प्रोपोर्शनेट रेशो ले लिया, x/2 ये वाला ट्रायंगल और इसको ले लो आप क्या 3d। इसी तरह से ही ये वाली साइड क्या है l/2, इसको ले लो d, इसको पूरे को लेते तो x अपॉन में 3d, l अपॉन में d, तब भी हो जाता, राइट। तो इससे देखो सिंपल सा आंसर क्या आ गया, यहाँ से l से l उड़ा दो, सॉरी l से यहाँ d आएगा ना, सॉरी l से l नहीं, ये d आएगा, ये d आएगा नीचे, ठीक है, d से d उड़ा दो। तो ये आपको 2 से 2 उड़ गया यहाँ पर, तो मिला आपको ये बच्चों क्या x/3 = l, यानी कि x = 3l। यानी कि इस मिरर की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर तक उस ऑब्जर्वर को इसके सामने तक इमेज नजर आएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, सिमिलर ट्रायंगल का यूज करना है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो वो भी खुद से आप उखाड़ दोगे क्वेश्चन को। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अभी वीडियो को पॉज करके।
देखो सिनेरियो क्या है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, मिरर के फुट से 1 मीटर दूर और फुट ऊपर है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। तो अगर इस मिरर की लेंथ 1 मीटर है, राइट, तो ऑब्जर्वर कितने पोर्शन में इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा और कहां पर देख पाएगा। तो देखो ये वही कहानी हो गई ना, जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था। पहला काम क्या, फील्ड ऑफ व्यू बनाओ इसका। देखो अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है डेफिनेटली 1 मीटर दूर यहां पर इस जगह पर इमेज बनेगी, राइट। अब देखो पहली लाइन को भेजा आपने इस एंड पर, इंसिडेंट लाइट, और वो एग्जैक्ट यहां से ऐसे आती हुई नजर आएगी इस तरह से, राइट। तो यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से इसको मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, एक्स डिस्टेंस। क्लियर, ओके। उसके बाद दूसरी रे को मैंने भेजा कहाँ पर, इस एक्सट्रीम एंड पर, इससे, राइट। तो वो भी कहीं यहाँ पर जाकर मीट करेगी, राइट। रफली मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, y। तो बेटा मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये वाला है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यानी कि ये ऑब्जर्वर जब इस दौरान यहाँ पर कहीं होगा तो इसको इसकी इमेज नजर आएगी। अब ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको सोल्व करना। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, पहले नेमिंग कर देते हैं इसके ना। देखो ये A, ये I, ये O, ये B, ये C। मुझे अल्टीमेटली y माइनस एक्स फाइंड आउट करना है इसके अंदर। देखो y माइनस एक्स फाइंड आउट करना, और कैसे निकालूंगा, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट यूज करके। देखो सिमिलर ट्रायंगल ढूंढते हैं। देखो सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। क्या ये यानी कि नेमिंग क्या करूँ इसकी, यहाँ पर मान लो P है, ये इसको बोल देते हैं हम, यहाँ पर M बोल देते हैं। चलो क्या ये MPI और ये बड़े वाला ट्रायंगल जो बन रहा है BIA, देखो BIA और MPI क्या दोनों सिमिलर होंगे, सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये वाला परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन में ये वाला जो बेस बन रहा होगा, बेस कितना है टोटल, ये 2, 1 और 1, यानी कि x/4 क्या इक्वल होगा 1/1 के। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करी, तो इससे मैंने x को क्या निकाल दिया, मान लो 4 मीटर, राइट। अब मेरा मेन मोटिव क्या है, y निकालना। तो y निकालना भी बहुत ईजी है। देखो y ये टोटल है, अभी देखो बड़े वाला ट्रायंगल उठाऊंगा। देखो y टोटल, ये बड़े वाला ट्रायंगल किसका परपेंडिकुलर बन रहा है, इस पूरे ट्रायंगल का, यानी कि CIA और MPI, राइट। यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये भी सिमिलर होंगे। बड़े ट्रायंगल की लेंथ कितनी है, ये वाली y, बेस कितना है, अगेन 4। क्लियर, इसके लिए ये कितना हो गया बच्चों, देखो 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये तो यानी कि 2, ये कितना हो गया, डिवाइड बाय 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर आ गई। तो कितना फील्ड ऑफ व्यू था उसका, कि कितना लेंथ में उसको नजर आएगा। तो मुझे क्या करना है, y माइनस एक्स, तो यानी कि 8 माइनस 4, ये आ गया 4 मीटर। यानी कि इस पूरी जर्नी के इस 4 मीटर हिस्से में इस ऑब्जर्वर को इसकी इमेज नजर आएगी। देखा, ये भी मेंस का क्वेश्चन था बच्चों, प्रीवियस ईयर। तो ऐसे क्वेश्चंस फील्ड ऑफ व्यू से हो जाते हैं, इसलिए फील्ड ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी इसके अंदर आपको। सिमिलर ट्रायंगल से क्वेश्चन होंगे ये वाले, ये बात श्योर है। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखो जरा। तो बच्चों अब एक और बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। देखो अब क्या हुआ, एक्स एक्सिस से कोई मिरर 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और इस मिरर की जो लेंथ है वो है 5 मीटर। अब ये टिल्ट पड़ा है थोड़ा सा, देखो ऐसे ओरिजिन से कोई पर्सन एक्स एक्सिस की तरफ चल पड़ा। आपको ये बताना है, देखो जब ये चलेगा तो उसको ऑब्वियसली उसकी इमेज नजर आएगी, लेकिन एक टाइम तक नजर आएगी, हमेशा तो इमेज नजर नहीं आएगी उसको, एक टाइम तक नजर आएगी। आपको वही टाइम कैलकुलेट करना है कि किस टाइम तक उसको इसकी इमेज नजर आएगी। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो चाहो तो, हाँ, बट इसका तरीका देखो क्या है। इस मिरर का जो एक्सट्रीम एंड है उससे आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो यहाँ पर, तो क्या वो यही फाइनल पॉइंट होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे इस लाइन पर, तो क्या ये वही फाइनल पॉइंट होगा जहाँ तक अपने आप को देख पाएगा। जैसे कि अगर ये मिरर ऐसे होता, राइट, तो पर्सन अगर यहाँ पर है, जब भी वो इस मिरर के इस एक्सट्रीम एंड के परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको उसकी इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर खड़ा होगा तो शायद नहीं नजर आएगी उसको इमेज, लेकिन यहाँ पर आते ही इसके परपेंडिकुलर इमेज नजर आ जाएगी। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाते हैं ऐसे, जबकि देखो ये एंगल कुछ और बन रहा है। एक्सट्रीम एंड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है आपने, राइट। तो आपका मेन मोटिव क्या, अब इस O
ए बी ट्रायंगल में ये ओ भी फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो बिल्कुल इजी है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, राइट। ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है इस वक्त बेस। तो अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस निकाल दूं, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, ये 5 cos 37 आना चाहिए कि 5 sec 37 आना चाहिए। सोचो, ये h बाय बी निकाल रहा हूं इस बार, मैं b बाय h नहीं निकाल रहा हूं। तो ये जो OB की वैल्यू आएगी इट विल बी व्हाट, 5 sec 37 डिग्री, राइट। और आपको पता है कि cos 37 क्या होता है, 4/5, तो sec 37 क्या होगा, 5/4। तो अल्टीमेटली देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करनी है, यहाँ तक, मतलब ऑब्जर्वर अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो उसको इतने समय तक, इतनी लेंथ पर उसको उसकी इमेज नज़र आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 sec 37 यानी कि 5/4, और स्पीड कितनी है उसकी 2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 25/8 यानी कि 3.12 सेकेंड्स, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो, राइट। ये भी अगेन फील्ड ऑफ व्यू पर ही क्वेश्चन था। तो ये प्रॉब्लम्स थी जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। हाँ, कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं, अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शुरू क्या है, देखो 15-20 मिनट में जरूर थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, बट कहीं ना कहीं उसी थ्योरी का यूज़ मैं आखिरी के 20-25 मिनट में करूँगा। अब आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चों अब एक और कंसेप्ट देखो जरा। अब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के कुछ और टिपिकल से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। हाँ, टिपिकल आपको तब लग सकता है जब आपने कभी इसको देखा ही नहीं। अभी आप ये देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट लेंथ वाइज इस तरह से पड़ा है, ए बी ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, प्लेन मिरर, इसकी इमेज यहाँ पर कैसी बननी चाहिए, क्या इमेज इसकी ऐसी बननी चाहिए या ऐसी बननी चाहिए, कैसी बन सकती है। देखो बी पॉइंट को मार्क करो, बी पॉइंट का डिस्टेंस अगर यहाँ पर डी है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पर ये बी पॉइंट यानी कि बी डैश इमेज बना दी इसकी। अब ए का डिस्टेंस इस मिरर से दूर है, तो यानी कि जो ए डैश होगा वो इससे दूर होगा यहाँ पर, तो इसकी इमेज कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, राइट, ए डैश। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इसकी इमेज ऐसी बन रही है यहाँ पर, राइट, लॉजिकली बता रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है जिस क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन को मैं देने वाला हूँ। अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि भाई ये है एक्स एक्सिस इस तरह से, ये है वाई एक्सिस, इन क्वेश्चंस को यार नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से इकट्ठे करे हुए क्वेश्चन है ये, पता नहीं कहाँ से मैंने क्वेश्चंस को ढूंढ के आपके लिए, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये एक्स, ये भी एक्स, राइट। अब कोई इमेज बनानी है आपने, अगर यहाँ पर जो मिरर है वो ऐसे पड़ा है रफ सरफेस, और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और ऑब्जेक्ट को हमने लिटा रखा है यहाँ पर ऐसे, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। अब बताओ क्वेश्चन अराइजेस कि इसकी जो इमेज है ए बी ऑब्जेक्ट की, वो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगी या नीचे, मतलब वो पॉजिटिव वाई में बनेगी या नेगेटिव वाई में बनेगी। क्वेश्चन अराइजेस कि भाई बताओ, अब तो ये ऑब्जेक्ट इसके सामने भी नहीं पड़ा है, तो क्या किया जाए, राइट। तो देखो ये कंसेप्ट आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट एग्जाम में आ जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पर, बट सी देखो मैं इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि इफ़ वन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं मान लो -20, इस पॉइंट को बोल देता मैं -40, देन व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ये मिरर ऐसे है तो एक प्रॉपर्टी यूज करो, अगर मिरर को मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक ऐसे, यू कैन एक्सटेंड मिरर, उससे इमेज पर कोई फर्क, इमेज की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर ये दूरी d है तो यहाँ पर ये दूरी भी क्या होगी, d होगी। देखो इस, अगर ये मिरर एक्सटेंड कर दिया तो इसके सामने ऑब्जेक्ट है d डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, d डिस्टेंस दूर, तो a डैश बन गया यहाँ पर। सिमिलरली b यहाँ से मान लो ये d1 था, ये d2 डिस्टेंस दूर है, तो सेम वे में यहाँ पर इस तरह से आप क्या बना दोगे, b डैश। तो इसकी जो इमेज बनेगी बच्चों, राइट, इसकी इमेज एक्चुअल में सेम साइज की बनेगी। मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि भाई हाँ ये डिस्टेंस, तो यानी कि ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस ऐसे, और यहाँ पर ये डिस्टेंस सेम ऐसे, सॉरी इस तरह से बननी थी ये, राइट। यानी कि इसकी इमेज इस मिरर के लिए यहाँ पर इस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? करना क्या, देखो मिरर को एक्सटेंड करो, ये डिस्टेंस कितना है, अगर मान लो 2 है तो ये भी 2, यहाँ पर ए डैश बन गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3, तो यहाँ पर बी डैश बन गया। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो बनेगी नेगेटिव वाई एक्सिस में।
राइट। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो आप कर लेना और प्रॉब्लम में मत फंसना। देखो आपको बस देखो कंसेप्ट याद रखना है, यू कैन एक्सटेंड मिरर, ठीक है, लाइन को परपेंडिकुलर भेजो दूसरी, ये मतलब जितना भी आपको लेक्चर में कराया गया ये बहुत अलग अलग बुक्स में से इकट्ठा किया गया डाटा है, तो इसलिए हर एक चीज को नोट डाउन जरूर करना है यार। तो एक और प्रॉब्लम हम लेकर आ रहे हैं, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये वैसे आनी चाहिए हर एक बच्चे को। एक पर्सन जो है एक रूम में बिल्कुल बीचों बीच है दीवार और मिरर के, मान लो कि इस दीवार पर कहीं मिरर लगना है, राइट। तो इस मिरर की जो साइज हो वो कितनी हो कि इसको इसके पीछे वाली दीवार जिसकी हाइट हम मान लेते हैं कि h है, ये पूरी की पूरी h हाइट की दीवार इसको इस मिरर में नजर आ जाए, तो वो मिरर की आपने क्या बतानी है बच्चों, साइज बताना कि कितना बड़ा साइज मिरर का चाहिए कि जिसमें कंप्लीट h दीवार की इमेज बन जाए। तो इसके लिए देखो तरीका क्या है, थोड़ा सा आदमी को बड़ा बना देते हैं दीवार के कंपैरेटिवली, राइट, ठीक है। चलो मान लो ये पर्सन है बिल्कुल रूम के मिडिल में खड़ा है, अब मैं चाहता हूँ कि पूरी दीवार की इमेज बने। तो पूरी दीवार की इमेज बनाने का एक तरीका ये है कि मान लेते हैं कि भाई एक रे गई मिरर के इस एक्सट्रीम एंड पर, मान लो ये मिरर का एक एक्सट्रीम एंड है, और दूसरी रे गई मिरर के इस एक्सट्रीम एंड पर, राइट। तो ये मैं बोल लेता हूँ कि मैंने मान लो एक्स हाइट का एक्स साइज का एक मिरर लिया। अब होगा क्या, अगर पर्सन इस दीवार की इमेज देखना चाहता है, राइट, देखो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरह से, मैं इसको फील्ड ऑफ व्यू बना रहा हूँ। अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, देखिए इसकी इमेज, या बच्चों ये क्वेश्चन देखो जरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और हर एक बुक में ये आपको मिल जाएगा। एक दीवार है h हाइट की, उससे a डिस्टेंस दूर एक पर्सन है और उससे a डिस्टेंस दूर एक मिरर लगना है। अब मिरर का जो साइज है वो कितना हो कि इस दीवार की कंप्लीट इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे। तो देखो दीवार से आप क्या करो, दीवार के टॉप पॉइंट से एक रे को लेकर आओ ऐसे इस तरह से, ये रे यहां से टकरा कर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट पर्सन की आंखों में आ गई। सिमिलरली यहां से एक रे आई, यहां से दीवार से लाइट ऑफ रे आई और यहां पर रिफ्लेक्ट होकर पर्सन की आंखों में आई, बट इस पर्सन को क्या लगेगा कि ये रे एक्चुअल में कहां से आ रही है, मिरर के पीछे से आ रही है, और यहां पर सेम h हाइट की, देखो अगर ये डिस्टेंस 2a है बच्चों तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा 2a, राइट। तो इस कंडीशन में अगर मैं ये x वैल्यू ले रहा हूं मिरर की, इस कंडीशन में ये h ऑब्जेक्ट का जो हाइट है सेम इमेज का हाइट आपको h मिल जाएगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस 2 है तो ये भी डिस्टेंस 2a मिल जाएगा। कहानी सिर्फ ये है कि भाई मुझे ये x बताने की कम से कम साइज कितना हो मिरर का, राइट, कम से कम साइज कितना हो मिरर का इस दीवार के कंपैरेटिवली जिसकी हाइट h है, कि मुझे कंप्लीट इमेज मिल जाए। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, नेमिंग कर देते हैं पहले। मान लो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, इस पॉइंट को चलो हम e मान लेते हैं, राइट। इस पॉइंट को मिरर का m, इसको मिरर का m डैश, राइट। देखो मिरर का साइज सिर्फ इतना सा है ना, ये वाला मिरर है, इसको हम मान लेते हैं a डैश और इसको मान लेते हैं b डैश। मुझे एक्चुअल में x फाइंड आउट करना है, और जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले जहाँ पर 2-4 ट्रायंगल्स बन रहे हो, आपने सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट उठाना है। यहाँ पर देखो इस फिगर में अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल उठाऊँ तो वो क्या होंगे, देखो ई एम एम डैश, यानी कि ये छोटू ट्रायंगल, ये सिमिलर किससे हो सकता है, ई ए डैश बी डैश के साथ, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ई ए डैश बी डैश और ई एम एम डैश दोनों के सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि इनके एंगल सेम होंगे। अब देख जरा बेटा, यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकता हूँ, देख क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर एम एम डैश अपॉन, यानी कि ये अपॉन ए डैश बी डैश, दिस अपॉन में दिस शुड बी इक्वल टू, देखो इसका इसके साथ रेशो में ले रहा हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ दिस अपॉन में दिस, ए अपॉन में 3a। देखो ना, इसकी ये वाली हाइट डिवाइड बाय इसकी हाइट, इसका ये वाला बेस डिवाइड बाय इसका बेस। तो मैंने ये कंसेप्ट लगाया है यहाँ पर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एम एम डैश फाइंड आउट करना है। तो एम एम डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो a अपॉन में 3a इंटू में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या है h,
मल्टीप्लाई बाय एच। तो जब भी आपको ये सिनेरियो मिले तो हमेशा आंसर क्या होगा, h/3। अगर पीछे 60 सेंटीमीटर लंबी दीवार है तो आपको 20 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए होगा। पीछे अगर 90 सेंटीमीटर लंबी दीवार है, आपको अगर आप मिडिल में खड़े हो तो आपको हमेशा जो मिरर चाहिए होगा वो क्या चाहिए होगा, 90/3, 30 सेंटीमीटर का। तो कंसेप्ट याद रखना, दीवार के साइज से h/3, मतलब दीवार का साइज अगर h है, हाइट h है, तो आपको कम से कम h/3 साइज का मिरर चाहिए उस दीवार को कंप्लीटली देखने के लिए मिडिल ऑफ द रूम से। तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वरना याद रख लो इसको। चलो आपको अब एक और कंसेप्ट मैं समझाता हूँ, रोटेशन से रिलेटेड ही है, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस मिरर को मैं रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो मैंने इसको मान लो किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या, रेडियन पर सेकंड में, राइट। मैंने ओमेगा रेडियन पर सेकंड से इसको रोटेट कर दिया, डायरेक्शन के लिए मैंने क्लॉकवाइज। और सेम वे में मैंने आपको ये बोल रहा हूँ कि सिमिलरली मैंने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया किसी ओमेगा, मतलब ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, राइट। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इस रिफ्लेक्टेड रे पर क्या रोटेशन होगी, किस डायरेक्शन में रोटेशन होगी और नेट रोटेशन कितनी होगी। अगर देखो, पहली बात, अगर यहाँ पर मैं ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करूँगा, ओमेगा कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों, देखो ओमेगा 1 क्या होगा, θ/t होगा। मैं बोलूँ अगर कुछ ना कुछ θ/t ले लेता हूँ, तो यानी कि इसकी सेंस क्या बननी चाहिए, 2θ/t, क्योंकि अगर मिरर की रोटेशन थीटा होती है एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे की रोटेशन क्या होगी, 2θ एंगल से। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री, ये बात हमने पढ़ा है, और सेम डायरेक्शन में होगी। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये कहाँ घूम जाएगी, क्लॉकवाइज, राइट, क्लॉकवाइज घूम गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तब भी ये क्या घूमेगी, क्लॉकवाइज। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो, ये एक कॉमन सिनेरियो है कि अगर मैं बोलूं ये एंगल है I, ये एंगल है R। अगर मैं एंगल I को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा, एंगल I को अगर मैं इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा तो देखो एंगल R कैसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सोचने वाली बात है। देखो, एंगल I को मैं 30 से 60 कर रहा हूं, देखो डायरेक्शन क्या आ रही है, ये 30 से 60 कर रहा हूं तो डायरेक्शन क्या आ रही है, ये मतलब कैसे आ रही है भला, ये एंटी क्लॉकवाइज। और उसी वे में जो एंगल आ रहा है वो भी 30 से 60 शिफ्ट होगा, लेकिन कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी इंसिडेंट रे की रोटेशन और मिरर की रोटेशन अपोजिट होगी तो वहां पर रिफ्लेक्टेड रे की रोटेशन क्या, आपको एक कंप्लीट इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा सेम डायरेक्शन में, राइट। और इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूं इसको। अब मैं इसको ना न्यूमेरिकल से समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंसेप्ट लिख लेना चाहिए कि इफ़ sense of rotation of incident ray is clockwise, then sense of rotation of reflected ray will be anti-clockwise. If sense of rotation of mirror is clockwise, then sense of rotation of reflected ray will be clockwise but by double angle. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर एडवांस में कोई न्यूमेरिकल बना तो यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है, राइट। ये क्वेश्चंस मैंने कई जगह देखे, तभी मैं आपको अपने छोटे से एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इस पर देखो, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और मिनटों में आप सोल्व कर दोगे उसको, और प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन है वो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप मेरे सोल्व करने से पहले सोल्व करोगे, अपने आप से प्रॉमिस कर लो। जो अभी मैंने लास्ट कंसेप्ट बताया आपको अभी 1 मिनट पहले, उसी का आपने यूज करना है। देखो, ये सिनेरियो है, क्लियर। मैंने क्या बोला आपको, देखो सिचुएशन समझना जरा जो मैं बोल रहा हूं। मैंने मिरर को रोटेट करा 10 रेडियन पर सेकेंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी वक्त मैंने इंसिडेंट रे को, ये मैंने मिरर को रोटेट किया यहां पर, और अब मैं बोल रहा हूं मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट किया 5 रेडियन पर सेकंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मुझे बस ये बता दो, व्हाट विल बी नेट वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोलना चाहिए मुझे, व्हाट विल बी नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
रिफ्लेक्टेड रे एंड इट विल बी इन विच डायरेक्शन, ये भी बताओ। तो वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ मुझे क्या होगा जल्दी से। क्या आंसर आपका 15 आ रहा है, 25 आ रहा है या 30 आ रहा है? देखो क्या आ रहा है। चलो अगर आप सोल्व कर चुके तो देखो सेंस, देखो क्या है। मिरर है 10 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो ये मैंने घुमा दिया ऐसे 10 रेडियन पर सेकेंड। अगर ये 10 रेडियन पर सेकेंड ऐसे है तो डेफिनेटली सेम सेंस में ये 20 रेडियन पर सेकेंड घूम जाएगी। अरे रेडियन एंगल ये यहाँ पर, तो डबल एंगल कर दिया मैंने 10 रेडियन, 1 सेकंड में ये 10 रेडियन घुमा तो ये क्या होगा 20 रेडियन पर सेकंड, डायरेक्शन सेम। अगर इंसिडेंट रे को मैंने 5 रेडियन पर सेकंड ऐसे घुमा दिया तब भी ये ऐसे घूमेगी 5 रेडियन पर सेकंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे। अभी मैंने कंसेप्ट समझाया था आपको, ये अभी कंसेप्ट समझाया था इसको। और एक चीज और, रेडियन का आर कभी भी कैपिटल नहीं लिखते, स्मॉल लिखते यार, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो पहले है 20 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, फिर है 5 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज, यानी कि नेट वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों 25 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन को भाई अच्छे से समझ लो। अब इसमें ना एक चीज और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक चीज और एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं मिरर को रोटेट करता हूं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है 2 थीटा से। अगर मैं मिरर को फिक्स कर दूं और इंसिडेंट रे को रोटेट करूं थीटा से तो हमेशा सोचो, हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी थीटा से ही रोटेट होगी। क्लियर है। अब एक और चीज, अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और मैं उसको रोटेट कर दूं ओमेगा से, तो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट होगी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। जो मैंने अभी आपको पिछले 2-3 मिनट में कंसेप्ट बताया इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। ये आपने खुद से देखो, आप मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो कि मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हम लेक्चर के दौरान क्वेश्चन को ईजी करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। क्लियर है। तो अगली बार कोई ऐसा रोटेशन वाला क्वेश्चन है तो गलत मत करना। अब और कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको मैं बच्चों। ये वो सवाल है जिसमें कई बच्चे अटक जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वेक्टर आ जाता है और साथ में ऑप्टिक्स का कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको बोला गया है कि इफ रे ऑफ लाइट इन ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन 1/2 i कैप प्लस √3 j कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। तो मैंने इंसिडेंट रे के यहाँ पर बना दिया। देखो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है मैंने बोल दिया कि चलो ये जो वेक्टर ये क्या i कैप प्लस √3 j कैप डिवाइड बाई 2। रिफ्लेक्ट होकर यही क्या बन जाता है 1/2 i कैप माइनस √3 j कैप, राइट। तो ये इस तरह का वेक्टर बन जाता है। इसको अगर ओरिजिन मान लो तो आप इसको पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो अगर आप चाहो तो। क्लियर है। हाँ, तो मुझे यहाँ पर 2 वेक्टर दे दिए। अब मैं ऐसा बोल देता हूँ कि भाई इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा थीटा, और ये बीच में बना दिया नॉर्मल। मुझे बताना है कि एक्चुअल में थीटा कितना होगा अगर इंसिडेंट रे का जो वेक्टर है वो ये और रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर ये है। अच्छा, इससे एक बात और पता लगी, देखो सिर्फ वाई डायरेक्शन चेंज हुई है ना, ये डाउनवर्ड आ रही थी, ये अपवर्ड जा रही थी। देखो ये प्लस √3 j कैप है और ये क्या है माइनस √3 j कैप। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा अतीत के पन्नों में झांकना पड़ेगा। अब मैं एक अगर आपको चीज़ बोलूँ, देखो अगर इस वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पर वेक्टर की प्रॉपर्टी इसको मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, राइट। तो मान लेते हैं यार ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल ये वाला कितना होगा, क्या ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। यार देखो ये पूरा एंगल कितना है 180, ये 2 थीटा निकाल दो यहाँ से, तो ये कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो आपको क्या याद है, कुछ 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमको ए बी कॉस थीटा देता है ना। दोनों वेक्टर का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वो क्या देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोसाइन एंगल। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हमेशा मैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालता था। यहाँ पर भी यही करना है। आप एक काम करो ना, आपके लिए यहाँ पर एंगल कितना है कोस 180 माइनस 2 थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस कोस 2 थीटा। क्लियर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी के। ए वेक्टर कितना है आपके पास, अगर ए वेक्टर को देखो तो वो है आपके पास आई कैप प्लस √3 j कैप अपॉन में 2। सिमिलरली बी वेक्टर कितना है डॉट प्रोडक्ट के में आई कैप माइनस √3 j कैप अपॉन में 2। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, राइटिंग के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, बट अगेन अगर आपको राइटिंग देखनी है, कंसेप्ट नहीं देखना, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, लेकिन कंसेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। राइटिंग का थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना।
वीडियोस को हो सके तो लैपटॉप में देखो बजाय कि फ़ोन स्क्रीन के, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब नीचे क्या है, ए इंटू बी, तो मैग्नीट्यूड लेना है मुझे किसका, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप का और आई कैप माइनस रूट थ्री जे कैप डिवाइड बाई 2 का। क्लियर है? तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देखो ऊपर डॉट प्रोडक्ट सोल्व करूँ और नीचे मैग्नीट्यूड सोल्व करूँ, वो अपने एंड पर कर लेना, वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता ज़्यादा। तो बच्चों सोल्व करके जो मिलेगा आपको, मिलेगा ऊपर 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 अपॉन में इसका और इसका जब मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, राइट। और ये सामने की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा। जब इसको सोल्व करूंगा बच्चों, इसको सोल्व करके देखो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस 2/4 इक्वल्स टू माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस से माइनस उड़ा दो यहाँ पर, तो आपको अल्टीमेटली जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1/2 इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। और अगेन अगर मैं यहाँ पर 2 थीटा निकालना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, सॉरी मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ना यहाँ पर यार 1/2 कब होता है, देखो cos 60 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या है cos 2 थीटा, यानी कि अल्टीमेटली जो 2 थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों इस केस में, 30 डिग्री, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही इसको सोल्व करना है, वेक्टर प्रोडक्ट ले लो और एंगल आप निकाल दो। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कई जगह दिक्कत क्रिएट करता है, बट क्योंकि आप कंसेप्ट को कर चुके हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, जो मुझे जहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, जिस भी तरह का दिखेगा, मिरर के फील्ड व्यू से रिलेटेड, मिरर की रोटेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो जल्दी से देखो, अगला जो लेक्चर होगा वो होगा मिरर मूव कर रहा है वेलोसिटी से किसी वी से, इमेज मूव किस वेलोसिटी से करेगी, वो रिलेटिव मोशन में अगले लेक्चर के लिए बचा के रखा हुआ है। आज सिर्फ प्लेन मिरर, रोटेशन एंड डेविएशन, प्लेन मिरर पर जितने कंसेप्ट है सारे कराऊंगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों अब आपको एक और नई तरह की प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। हाँ, इसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पीछे एक और जरूर कराया है, बट ये आपके लिए ना समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इमेज को फॉर्म किया जाता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर लाइक कर रहा है 2,0 पर, और इमेज आपने लोकेट करनी है अगर मिरर का विद द एक्स एक्सिस एंगल है 30 डिग्री। अब करने का सबसे इजी आसान तरीका बता रहा हूं। अगर आपको इमेज को एग्जैक्टली लोकेट करना है, देखो आपको क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है जो चीज अभी समझाने वाला हूं मैं आपको। देखो आप क्या करो, देखो सबसे पहली बात, जब भी कोई मिरर रखते हो और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे ऐसे, राइट। पहली रे तो ऐसे ही गुजारोगे आप। अगर ये डिस्टेंस डी है तो इस लाइन को अगर बैक एक्सटेंड करूं तो ऑब्वियसली डी डिस्टेंस दूरी मुझे कहीं ना कहीं इमेज मिलेगी। अब यहां पर भी आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरा दो। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर यहां पर गिरा दो, इस डिस्टेंस को बोल दो डी। क्लियर? इससे आपको इस बात की क्लैरिटी हो गई कि भाई जो इमेज है वो एग्जैक्टली इसी लाइन पर कहीं ना कहीं मिलने वाली है। ठीक है, इतना काम करने के बाद देखो अब आपको ये पता है कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, डी होगा, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी डी होगा, और इमेज आपको इस जगह लोकेट हो रही है। ये पॉइंट्स कैसे निकाले जाए, देखो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिराया, इस डिस्टेंस को नाम दे दिया डी, तो इस मिरर से यहां तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, परपेंडिकुलरली डी, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री। अब देख कहानी में एक ट्विस्ट, मैं क्या करता हूं भाई, यहां से इसको ऐसे मीट करा देता हूं, तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब देख ये डी साइड सेम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एंगल सेम, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, एंगल सेम, राइट। तो यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया ये। अब अगर मुझे ये पॉइंट लोकेट करना है, ये वाला पॉइंट, अब देख यहां से लेकर अगर आप चाहो तो इस, देखो आपके लिए पॉइंट क्या है, मैं पॉइंट यहां पर बना ही देता हूं। देखो ये आपके लिए पॉइंट, ये वर्टिकल डिस्टेंस, राइट, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, करने का तरीका क्या, अब देखो। तो अब देखो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुका हूं, इसको मुझे कैसे लोकेट करना है, देखो यहां से यहां तक ये 2 मीटर हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है दोनों, तो यानी कि ये भी 2 मीटर होना चाहिए। ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, राइट, और ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इट विल बी 2 cos 60 डिग्री, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या लिखूंगा मैं, 2 sin 60 डिग्री, राइट। तो इस तरह से मैंने क्या कोऑर्डिनेट लोकेट कर लिया, एंगल फाइंड आउट कर लो, और इस तरह से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और आंसर निकाल दो। क्लियर है? ये क्वेश्चन लिख लो, अब इससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कि कौन सोल्यूशन करेगा उसका।
तो बच्चों आज का जो पहला कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो ये है, एक मिरर को हमने एक्स एक्सिस पर इस तरह से लिटा रखा है, ये एंगल 45 डिग्री। अगर ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है -5,0, आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपने खुद से सोल्व करना है, कंसेप्ट का यूज करना है, जैसा बताया बिल्कुल वैसे करो। अगर इमेज के कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं तो वो लोकेट करो इमेज को सबसे पहले, राइट। और ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है -5,0। तो कमेंट बॉक्स में मैं इस क्वेश्चन का आंसर का वेट करूंगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों अब एक और कंसेप्ट आपको कराने लगा हूं मैं, कि अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरी हाइट h है, तो मुझे एग्जैक्टली कितने साइज का मिरर चाहिए अपने आप को कंप्लीट देखने के लिए। देखो सी, अगर मैं चाहता हूं कि इस मिरर में मैं अपने आप को देखूं, मुझे अपने पैर देखने हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे अपने पैर देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, पैर से एक इमेज, पैर से एक रे निकालूंगा ऐसे, राइट। और ये कहाँ पर जाकर टकराएगी, मेरी आंखों में, इस तरह से, और जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मेरे पैर नजर आ जाएंगे। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा सिर देखना है, तो मैं एक इमेज बिल्कुल मतलब एक रे सीधी निकालूंगा ऐसे, ये टकरा कर बाउंस बैक होगी और मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर इस जगह पर मुझे मेरा सिर नज़र आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने हाथ देखने हैं, ये वाले हाथ, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, हाथ देखने के लिए यहाँ से एक रे निकालूंगा, ये टकरा कर कहाँ जाएगी, आँखों में, राइट। और यहाँ पर मुझे मेरे हाथ नज़र आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ मुझे मेरे घुटने देखने हैं, तो मैं यहाँ पर एक रे भेजूँगा, टकरा कर आँखों में जाएगी, जिसकी वजह से मुझे मेरे घुटने यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इस तरह से क्या मुझे मेरी पूरी बॉडी नज़र आ रही है। इससे मुझे एक बात पता लग रही है बच्चों कि मेरे सामने अगर मेरी हाइट h जितना मिरर खड़ा कर दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने ही मिरर की ज़रूरत है अपनी बॉडी को पूरा देखने के लिए। मेरे लिए ये वाला हिस्सा भी वेस्ट है और ये वाला हिस्सा भी वेस्ट है। मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ निकालने की ये कितनी होगी। देखो मैंने आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया कि भाई अगर मेरी हाइट h है तो मुझे इस फालतू ऊपर वाले मिरर की जरूरत नहीं है, फालतू नीचे वाले मिरर की जरूरत नहीं। अगर आप अपने आप को पूरा देखना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज का मिरर चाहिए जिससे मैं अपनी पूरी इमेज बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बनाकर भी दी है। तो देखो कंसेप्ट काम कैसे करता है। ये एक्चुअल में एक्स कैसे निकालूंगा मैं, सी दोबारा से मैं बना रहा हूँ, राइट। ये दीवार पर मैंने मान लो कि ये उस एक्स साइज का मिरर टांग दिया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से एक रे गई, टकरा कर आ रही है आंखों में, राइट, ऐसे, राइट। अब सुन जरा ध्यान से, यहाँ पर मेरी इमेज बन रही है, खैर इमेज का मैं यूज़ भी नहीं करूँगा कहीं पर। अब सोच, अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, देख नॉर्मल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, राइट। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। ये हाइट टोटल h, तो यानी कि ये कितनी होगी h/2, ये भी कितनी होगी h/2। क्लियर है। देखो ना, यहाँ से नॉर्मल जब ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से ही आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी कि ये, हाँ, ये x की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो ये वाली वैल्यू, क्या ये h/2 के एग्जैक्ट इक्वल आ रही है, राइट। अब देखो जरा, ये h/2 के एग्जैक्ट इक्वल आ रही है। नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ किया तो यानी कि ये वाली साइज यहाँ तक ही इमेज आपका बन रहा है ना। देखो ये तो किसी काम का है नहीं नीचे, ना ये किसी काम का है, तो ये पर्टिकुलर x की वैल्यू क्या आएगी h/2। अब कैलकुलेट करके देख लो, वैसे तो सिमेट्री से ही मैंने इसको प्रूफ कर दिया है, राइट। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तब भी आ जाएगा। तो हमेशा अगर आपकी हाइट h है तो आपको कम से कम h/2 साइज का मिरर चाहिए अपने आप को कंप्लीटली देखने के लिए। इसको सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूफ कर सकते हो। अब देखो इस पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ। देखो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये मे बी KVPY में कभी आया था और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। जो जैसा कंसेप्ट करा है बिल्कुल वैसा ही है। इस बार मैंने आपको बोला कि 2 मीटर का कोई पर्सन है, किसी मिरर से वो x डिस्टेंस दूर है, उसकी जो आई का लेवल है वो 20 सेंटीमीटर नीचे है उसके सिर से। आपको ये बताना है कि ये एक्स वाई का जो वैल्यू का क्या होगा। x का मतलब क्या है कि मिरर का साइज कितना होगा, और y का मतलब क्या है कि मिरर की पोजीशन कितनी होगी। मैं देखो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है कि अगर इसकी हाइट 2 मीटर है तो मिरर हमेशा कितना आएगा, 1 मीटर, h/2 ही रहेगा हमेशा। ये अभी हमने ये रिलेशन प्रूफ भी किया, तो देखते ही बता सकता हूँ कि x हमेशा क्या होगा, h/2। बट जो पोजीशन ऑफ इमेज है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। इसकी आई साइट का जो लेवल होगा हमेशा ग्राउंड से मिरर की पोजीशन उसका आधा होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी आई साइट का लेवल देखूं तो वो कितना आ रहा है,
180 सेंटीमीटर आ रहा है ना। 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो कितना है 180 सेंटीमीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका आधा कितना हुआ 90 सेंटीमीटर। तो मैंने अगर आइस की पोजीशन को यहाँ पर कंसीडर किया, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं 20 सेंटीमीटर उसका लेवल है सिर से नीचे, तो मैं बोलूँगा कि इमेज तो बिल्कुल एग्जैक्ट चलो बन जाएगी यहाँ पर, बट मिरर में जो पोजीशन चाहिए आपको ग्राउंड से ऊपर की वो क्या घट जाएगी। जैसे कि अब ये 180 सेंटीमीटर हो गया, देखो इसकी आइस की लोकेशन ग्राउंड से जितनी भी होगी, मिरर का जो ये बॉटम पॉइंट होगा उसकी लोकेशन एग्जैक्ट हाफ होगी। कहने का मतलब अगर आई की लोकेशन y है ग्राउंड से, तो मिरर के इस बॉटम पॉइंट की जो लोकेशन होगी हमेशा y/2 होगी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। तो इससे मैं देखते ही बता सकता हूँ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1 मीटर और 0.9 मीटर। तो आई लेवल मैटर करता है। आई लेवल से ये बात h/2 नहीं रहती। आई लेवल से ये जो है पोजीशन ऑफ बॉटम सरफेस ऑफ मिरर ये अफेक्ट हो जाता है। तो ये बातें लिखने वाली है, इनको लिखते रहना यार। क्वेश्चंस मैं सही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अलग अलग जगह से पिक कर रखे हैं आपके लिए, और ये आपको एक बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। अलग अलग पता नहीं कहाँ से मटेरियल इकट्ठा कर रखा है इन क्वेश्चंस के लिए मैंने। अब कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ आपको, और इसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो ये है, ध्यान से देखो जरा। ये सामने दीवार है जिस पर मिरर लगना है, या मान लो ये, चलो ये वही मिरर है, ऐसा समझ लो। यहां पर एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1 मीटर। इसके जस्ट पीछे यहां पर एक और पर्सन है जिसकी हाइट है टोटल 2 मीटर। कंसेप्ट समझो, यहां पर एक पर्सन है जिसकी हाइट है 1 मीटर, एक और पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है यहां पर 2 मीटर। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, लोकेट द एग्जैक्ट साइज ऑफ मिरर एंड पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड इफ दिस पर्सन वांट्स टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर बी ए की कंप्लीट इमेज देखना चाहता है तो इस मिरर का साइज क्या होना चाहिए और ग्राउंड से इस मिरर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपको ये मुझे बताना है। और इस ऑब्जर्वर का जो आई लेवल है बिल्कुल टॉप पर है, इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं दे रखा है। तो बच्चों अगर मैं बोलूं कि मिरर का साइज x है और पोजीशन y है ग्राउंड से, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी इस केस में, 2/3 ऑप्शन ए, 4/3 2/3 ऑप्शन बी, 3/2 और 2 ऑप्शन सी, 1 और 1/2 ऑप्शन डी। देखो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मिरर से 1 मीटर दूर है ये वाला ऑब्जेक्ट और टोटल 2 मीटर दूर है ये वाला ऑब्जेक्ट। बी ने ए की इमेज को लोकेट करना है पीछे यहाँ पर, तो उस केस में इसको कितना बड़ा मिरर चाहिए, कितने साइज का मिरर चाहिए और ग्राउंड से उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आज का कमेंट बॉक्स। तो 2 कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको दे दिए मैंने और कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। आज थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया, बट प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं करवा सकता था मैंने करवा दिए। बट हाँ, अब डीपीपी आपको देने का वक्त आ गया, मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, मेल कर दूंगा। और ये लेक्चर्स बच्चों, ये दूसरा लेक्चर जो आज मैंने डाला है ये भी मैं पब्लिक कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको प्राइवेटली ही मिलेंगे, राइट। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर कोई बच्चा यहाँ पर इन लेक्चर्स को टेक फॉर ग्रांटेड ले, इधर उधर वायरल करे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन लेक्चर्स में, राइट। तो आप चाहो इन लेक्चर्स के लिए तो मेरा आप क्या कर सकते हो, आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लक्ष्य 2021 के नाम से हमारी एकेडमी पर एक बैच चल रहा है। तो बच्चों अब इस लेक्चर को अच्छे से नोट डाउन करना, जो भी मैंने की पॉइंट्स बताए उन की पॉइंट्स को लिखना और कमेंट करके मुझे इनका आंसर दो। इसी तरह से ही आपको वीक में 3 लेक्चर्स मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के देता रहूँगा और लेक्चर थोड़े से लेंथी हो गए, और लाइव क्लास संडे को जरूर रहेगी जिसमें हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच कि आपने इस लेक्चर को सुना, देखा और कंसेप्ट को समझा। पिछले लेक्चर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे और ये लेक्चर भी डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना है कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि आपकी यही जो एप्रिशिएशन है लेक्चर्स के प्रति, जो आपकी अटेंशन है, यही मुझे मोटिवेशन देती है और मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।